दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, विलियन चैप्टर का आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है परासरण एवं परासरणी दाब। तो परासरण एवं परासरणी दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये विलियन का यानी सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ऑस्मोसिस को पढ़ना है। अब देखिए ऑस्मोसिस जो है ये हमें अपने नेचुरल लाइफ में बहुत आसानी से दिख जाता है। जैसे अगर हम चने को पानी में डालें तो चना फूल जाता है। किशमिश को अगर हम क्या करें, नमक वाले सॉल्यूशन में विलियन में गिरा दें तो किशमिश जो है वो पिचक जाता है ना। फूलना, पिचकना, ये सब क्यों होता है? ये सब परासरण यानी ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो चलिए सबसे पहले ऑस्मोसिस समझते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या है? तो विलायक अणु का तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर, क्या बोला जा रहा है? विलायक अणु का, है ना, विलय नहीं, विलायक। विलायक अणु का तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर अर्ध परागम में झिल्ली से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। एक यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया। इस बीकर के बीच में मैंने क्या करा दिया, एक यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? अर्ध परागम में झिल्ली बोल रहे हैं। इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अर्ध परागम में झिल्ली, इसका क्या काम है? ये क्या करते हैं कि चुनते हैं सब्सटेंस को, पदार्थ को, कि किस पदार्थ को क्या करना है कि आर पार कराना है। यानी पदार्थ को चुनकर उसको क्या कराना, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को जाने देना, किसी चीज़ को नहीं जाने देना, है ना। वही इसलिए नाम है सेलेक्टिवली, सेलेक्ट करना, चुनना पहले कि किसको जाने देना है, एक जगह से दूसरे जगह पार कराना है, किसको नहीं कराना है। तो इसी तरह का हमने यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया और इसके बीच में लगा दिया, ठीक है, अर्ध परागम में झिल्ली। ये अर्ध परागम में झिल्ली यहाँ पर क्या करेंगे कि विलय मॉलिक्यूल्स को, विलय के अणु को आर पार नहीं करने देंगे, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। हमने यहाँ पर दो विलियन तैयार किया, दो सॉल्यूशन तैयार किया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन ए ये है, सॉल्यूशन बी ये है, ठीक है। अब देखिए, ए सॉल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं डाइल्यूट और बी सॉल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड। डाइल्यूट यानी कि तनु और सांद्रित, ठीक है। अब देखिए, ये अगर तनु है, तनु विलयन है, तो इसमें विलायक की मात्रा क्या होगी? विलायक की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, इसकी अपेक्षा। इसमें विलायक की मात्रा क्या होगी? इसमें विलायक की मात्रा कम होगी। किसकी अपेक्षा? इस विलयन की अपेक्षा, क्योंकि ये डाइल्यूट है, तनु है। तनु विलयन का मतलब क्या है कि यहाँ पर विलायक अधिक होंगे, विलय कम होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विलय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसमें विलय क्या हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा। किसकी तुलना में? तो इसकी तुलना में। इस दोनों के को हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, उसके बीच में एक सेमी परमिएबल लगा दिया, मेम्ब्रेन लगा दिया। हमने उसमें दो सॉल्यूशन डाला, ए और बी, है ना। ए सॉल्यूशन को हमने माना कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु है, क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा अधिक है, विलय की मात्रा कम है। बी को हमने क्या माना? कॉन्सनट्रेटेड यानी सांद्रित विलयन माना, क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा कम है और विलय की मात्रा अधिक है। तो यानी कि ए और बी विलयन जो है, विलयन ए विलयन बी, इस दोनों की सांद्रता में अंतर है, इस दोनों की सांद्रता में अंतर है। तो जब ये अंतर दिखेगा, सांद्रता में जब अंतर होगा, उस परिस्थिति में क्या होगा कि विलायक अणु तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर अर्ध परागम में झिल्ली से प्रवाहित होना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो विलायक है, ये जो विलायक है, ये इधर से ए से बी की ओर जाना शुरू कर देंगे, ए से बी की ओर जाना शुरू कर देंगे। तनु विलयन से विलायक सांद्रित विलयन की ओर मूव करना शुरू कर देंगे, जाना शुरू कर देंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। तो क्या बताया? विलायक अणु का तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर प्रवाह कर जाना, इस झिल्ली को पार करके इधर की ओर आ जाना, ये क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। चलिए, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। एक बात आप और समझ लीजिए कि दो तरह के क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं, या दो तरह का मूवमेंट होता है किसी भी चीज़ों का।
एक को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें हमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास ये मार्कर है, इसको यदि हम छोड़ दें तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कि अगर ये चीज़ है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमको गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं तो हमें बल लगाना पड़ेगा, यानी ऊर्जा लगाना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई से लो आ रहा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ऊर्जा नहीं लगेगा। लो से हाई की ओर ले जा रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऊर्जा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर विलायक की मात्रा क्या है, अधिक है, यहाँ पर विलायक की मात्रा अधिक है, यहाँ पर विलायक की मात्रा कम है। तो देखिए वैसे भी आप देखिए कि यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, तो इधर से इधर की ओर विलायक क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, हाई से लो की ओर मूव हो जाएंगे। तो ये तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सनट्रेटेड है, तो विलायक हाई से लो की ओर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। दो परिस्थिति में दो तरीके से हम देख सकते हैं, परिभाषा के अनुसार क्या है आपका कि डाइल्यूट से किधर कंसंट्रेटेड की ओर विलायक का मूवमेंट क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। लेकिन क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि इधर विलायक की मात्रा अधिक है, इधर कम है, तो हाई से लो की ओर बिना एनर्जी का ये इधर से उधर प्रवाह करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया। और विलय की जहाँ तक बात है तो विलय जो है वो इधर आना शुरू कर देगा, लेकिन विलय नहीं जाएगा इधर से उधर। हम अगर इसको देखें तो कहेंगे कि इधर से उधर जाएगा, हाई से लो, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है जो विलय को रोक रहा है। समझ में आ रहा है, तो विलय अपने जगह पर है। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो दो तरीके से हमें देखना है, विलायक हाई से लो की तरफ, है ना, हाई से लो की तरफ, डाइल्यूट से कॉन्सनट्रेटेड की तरफ, या विलायक की हाई से लो की तरफ ये जा रहा है। क्यों जा रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर, ये पूछेगा तो बोलेंगे क्योंकि इधर विलायक की मात्रा अधिक है, इधर विलायक की मात्रा कम है। तो इसी परिस्थिति को, इसी प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए समझ में आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया ऑस्मोसिस, ठीक है, यानी कि परासरण। अब एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। परासरणी दाब क्या होता है, देखिए परासरणी दाब वह दाब है, ठीक है ना, परासरणी दाब क्या है कि वह दाब है जो क्या करेगा, परासरणी दाब वह दाब है जो क्या करेगा, इस मूवमेंट को रोक देगा, है ना। ये हाई से लो की तरफ जो जा रहे हैं या डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जो जा रहा है कौन, विलायक, उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो जो दाब हम लगा रहे हैं वो कम से कम वो दाब जो हमको लगाना है, कहाँ पर लगाना है, इधर की ओर लगाना है, इधर की ओर नहीं, इधर की ओर लगाएंगे तब तो और तेज़ी से भागेगा। इधर की ओर यानी कि बी वाले विलियन में, यानी कॉन्सनट्रेटेड यानी सांद्रित विलियन में हम एक ऐसा प्रेशर लगाएंगे, ऐसा दाब लगाएंगे कि पानी जो है, जो विलायक है, वो इधर से उधर जाना बंद हो जाए। तो वह दाब जो किस पर लगाया जा रहा है, बी वाले सॉल्यूशन पे, यानी सांद्रित विलियन पर लगाया जाए तो क्या हो जाए, परासरण रुक जाए, यानी ए से बी की ओर विलायक जाना बंद हो जाए, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर, तनु से किधर की ओर, कंसंट्रेटेड यानी सांद्रित की ओर क्या हो जाए, विलायक जाना बंद हो जाए। तो वह कम से कम प्रेशर जो हम सांद्रित विलयन पर लगाएंगे और परासरण बंद हो जाएगा, उसी को हम लोग परासरणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। तो देखिए परासरणी दाब की परिभाषा, वह दाब जो परासरण को रोकने के लिए सांद्रित विलयन पर लगाया जाए, परासरणी दाब कहलाता है, ठीक है। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर किधर की ओर, पानी किधर की ओर किधर जा रहा है, विलायक किधर से किधर की ओर जा रहा है, तो तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर हमेशा जाएगा, यानी जिधर विलायक की मात्रा अधिक है उधर से कम विलायक की मात्रा की ओर, समझ रहे हैं, उधर की ओर जाएगा, या तनु से सांद्रित की ओर। तो हमें क्या करना है, इस ऑस्मोसिस को, इस प्रेशर को रोकना है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर तो ये अपने आप रुक जाएगा, है ना। एक बात मैं आपको वहाँ बताना भूल गया, सुन लीजिए। ये जो क्या हो रहा है कि तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर विलायक मूव हो रहे हैं, क्या ये हमेशा होते रहेंगे, नहीं। जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा, साम्य अवस्था आएगा, तो उस परिस्थिति में ये मूवमेंट जो है बंद तो नहीं होगा, रुकेगा तो नहीं, लेकिन समान परिस्थिति में जितना इधर से उधर जा रहा है उतना ही उधर से इधर आएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ होगा। तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम आने से पहले, साम्य अवस्था आने से पहले जो विलायक तनु विलयन से
सांद्रित विलयन की ओर जा रहा है उसे रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हमें दाब लगाना पड़ेगा। किधर की ओर दाब लगाना पड़ेगा? सांद्रित विलयन की ओर, इधर की ओर हम दाब लगाएंगे, सांद्रित विलयन की ओर। तो इधर की जब और हम दाब लगाएंगे तो वह कम से कम दाब, जिस दाब से क्या हो जाए कि ये प्रवाह जो है वो रुक जाए, उसी को हम लोग परासरणी दाब कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सी बात है। चलिए, तो ये बात है। एक और बात, ये जो हमारा है इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? हमारा प्योर सॉल्वेंट है ना। और ये क्या हमारा है? सॉल्यूशन है। हम ऐसे भी मान सकते हैं, देखिए ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पर हम विलय नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट लिया है जिसमें विलय नहीं है, शुद्ध विलायक लिया है। और इधर क्या लिया है? एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्या है? शुद्ध विलायक है। तो ऐसे भी इसकी परिभाषा ऐसे भी लिखी जा सकती है कि प्योर सॉल्वेंट से, है ना, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर विलायक का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। सुनिएगा, हम इधर शुद्ध विलायक ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, कोई भी विलयन नहीं है, प्योर सॉल्वेंट, पानी लाकर सीधा डाल दिए, तो यहाँ पर विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी, विलय तो है ही नहीं, तो डाइल्यूट तो होगा ही। और इधर क्या चीज़ है हमारा? इधर जो है विलायक की मात्रा कम है, क्योंकि यहाँ पर विलयन है, हम इसमें विलय मिला रहे हैं, तो कुछ तो विलायक की मात्रा कम होगी, तो इधर विलायक की मात्रा कम है। तो एक और परिभाषा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा क्या होना? विलायक का प्रवाह होना क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। तो 3 परिभाषा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। विलायक का क्या हो जाना? सिंपल सी सीधी सी बात यही है कि विलायक का क्या हो जाना? मूवमेंट होना। किधर की ओर? विलायक का मूवमेंट होना किधर से किधर की ओर? 3 चीज़ है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर, तनु से सांद्रित की ओर, या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। ठीक है, और इस परासरण को रोकने के लिए हम सांद्रित विलयन पर या सॉल्यूशन पर क्या करेंगे? एक दाब लगाएंगे, और उस दाब से ये क्या होगा? रुक जाएगा परासरण। साम्य अवस्था आने से पहले, तो उस दाब को परासरणी दाब बोलेंगे। समझ में आ गया? अब चलिए, परासरणी दाब के कुछ नियम हैं। ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, तापमान पर और कंसंट्रेशन पर, यानी कि विलयन के सांद्रता पर और तापमान पर निर्भर करता है। इसके साथ ही ये क्योंकि परासरणी दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्य गुणधर्म है, इसीलिए ये विलय के मोल पर निर्भर करता है। विलय के मोल पर या विलायक के मोल पर, ठीक है ना, सिर्फ मोल पर निर्भर करता है, या उसके संख्या पर निर्भर करता है, अणु के संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आ गया परासरणी दाब के बारे में? अब चलिए थोड़ा सा हम इसको परासरणी दाब किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है उसको लेकर आते हैं ऊपर से। चलिए देखिए, परासरणी दाब जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक तो सांद्रता पर, है ना, कॉन्संट्रेशन पर। किस चीज़ पर? विलयन के सांद्रता पर, कॉन्संट्रेशन पर। लेकिन तापमान क्या करेंगे? हम फिक्स रखेंगे, फिक्स तापमान पर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कांस्टेंट स्थिर तापमान पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है परासरणी दाब पर? इस चीज़ को देखिए क्या कहा जाता है कि जो परासरणी दाब है, कहा जाता है कि जो परासरणी दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सी के, या सीधा समझिए मोलरता पे, ठीक है, या मोलर सांद्रण पे। किसके? मोलर सांद्रण के, ठीक है, मोलर सांद्रण के। यानी परासरणी दाब यदि हम पाई लिखते हैं तो ये मोलर सांद्रण को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर सांद्रण कहने का मतलब ये मोलरिटी है, मोलरता। ये क्या चीज़ है? मोलरता है। तो ये पाई क्या चीज़ है? ये आपका जो है परासरणी दाब है, और सी क्या चीज़ है? तो ये मोलरता है या मोलर सांद्रण, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोलरिटी की हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं। क्या होता है मोलरता का फॉर्मूला? है ना, अगर सी हमारा मोलरता है, अगर ये सी हमारा मोलरता है, तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है? मोलरता की परिभाषा होती है विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या, और बटे में क्या होता है? विलयन का आयतन। क्या होता है? विलयन का आयतन। किस चीज़ में? लीटर में। किस चीज़ में? लीटर में।
तो चलिए विलय की मोल की संख्या, इसको हम मोलरता, ये m है हमारा, ठीक है, इसको हम m मान लेते हैं, ये c, सॉरी c, तो ये तो c से रिप्रेजेंट हो रहा है, और विलय का मोल हम n मान लेते हैं, और विलयन का आयतन हम लोग जो है क्या मान ले, चलिए v मान लेते हैं, n/v। तो इस पर पुट कर दीजिए, चलिए, तो पाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, क्या हो जाएगा, n/v हो जाएगा। c के जगह पे ये हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ निकल करके आता है, यहाँ से क्या होता है, दो चीज़ निकल करके आता है। ये जो परासरणी दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है मोल पर, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ देखिए निकल के आएगा, पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और पाई जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये दो चीज़ निकल करके आएगा। देखिए ये पहला चीज़ है और ये दूसरा चीज़ है। अब समझिएगा, परासरणी दाब मोल की संख्या पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुसंख्य गुणधर्म जितनी भी है वो किस पर निर्भर करता है, वो मोल की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि अणु के संख्या पर निर्भर करता है ना। तो कर रहा है जितना ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा परासरणी दाब, जितना कम मोल उतना कम परासरणी दाब। अब देखिए वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हम n को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलिए n को 1 मोल मान लेते हैं हम, n को हमने क्या मान लिया, 1 मोल मान लिया, तो 1 अपॉन क्या हो गया, v हो गया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम यदि हम बढ़ाएंगे तो परासरणी दाब घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो परासरणी दाब क्या होता है, घट जाता है। अब ये क्या चीज़ है ना, कि वॉल्यूम बढ़ाने से परासरणी दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को देखते हैं। देखिए इस चीज़ को समझिए कि कैसे कम होगा, ठीक है, देखना है। देखिए तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये तनु विलयन है और ये सांद्रित विलयन है, ठीक है। तो तनु विलयन से सांद्रित विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है, किसका, विलायक का, यानी परासरण हो रहा है। अगर ये दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए तो प्रवाह रुक जाएगा, है ना। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है सांद्रित विलयन है, ये हमारा तनु विलयन है। हम क्या करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम इसका बढ़ाने लगते हैं, इसमें हम विलायक ऊपर से क्या करने लगे, मिलाने लगे, इसका विलायक क्या करने लगे, मिलाने लगे, इसमें हम विलायक मिलाने लगे, किसमें, बी वाले सॉल्यूशन में, है ना। ए और बी दोनों जब बराबर हो जाए कॉन्सेंट्रेशन तो प्रवाह तो रुक जाएगा, है ना। यानी कि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इस दोनों के बीच में कि दोनों की सांद्रता में जितना कम अंतर होगा ऑस्मोसिस उतना कम होगा, ऑस्मोसिस उतना कम होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करो, सिंपल सी बात है, क्या करो, तो दोनों की सांद्रता को बराबर कर दो, बराबर कर दो। तो कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या कर दिए, बी वाले विलयन में, सांद्रित विलयन में हमने क्या कर दिया, जल मिला दिया। तो इसमें जब हम जल मिला दिए तो क्या हो गया, अब इसकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, इसकी सांद्रता कम हो गई। अब जब इसका सांद्रता कम हो गया, है ना, सांद्रता इसकी तुलना में जब कम हो गया, अभी भी जो है ये सांद्रित है और ये तनु ही है, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया पहले की तुलना में। तो अब क्या होगा कि अब विलायक इधर जो है वो धीरे धीरे मूव करेंगे, बहुत कम मूव करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इसको तनु बनाते चलेंगे, इसमें विलायक मिलाते चलेंगे, यानी इसका हम आयतन बढ़ाते चलेंगे, वॉल्यूम, तो ये परासरण जो है इसका जो रेट है ये धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा, और जब बराबर कर देंगे तो रुक ही जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, है ना, विलायक ऐड कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया कि परासरण स्लो हो गया, ये अब धीरे धीरे जा रहा है, कम मात्रा में जा रहा है। तो अब हमको प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, है ना, प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, बताइए, कि प्रेशर जो है यहाँ पर हमें कम लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम के बढ़ाने के कारण प्रेशर हमको कम लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं इस बात को। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर बढ़ा दिया तो प्रेशर हमको क्या करना पड़ा, कम लगाना पड़ा, क्योंकि अब तो तेज़ी से आ नहीं रहा है, ज़्यादा तो आ नहीं रहा है, आराम से कम प्रेशर पर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर दोनों विलयन ए और बी वाले विलयन के सांद्रता को बराबर कर दे तो परासरण नहीं होगा, सांद्रता में अंतर है इसीलिए परासरण हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सांद्रता को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, तो हम विलायक मिलाएंगे। किसमें विलायक मिलाएंगे, इसमें, ठीक है, सांद्रित विलयन में हम लोग विलायक मिला के इसको थोड़ा सा तनु करेंगे, यानी हम इस दोनों की सांद्रता को के अंतर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
अब हम इसमें क्या कर दिए, विलायक मिला दिए, इसकी सांद्रता थोड़ी सी कम हो गई, इसके बराबर तो नहीं हुई लेकिन अब क्या हो गया, पहले की अपेक्षा कम हो गया। तो अब यहाँ से विलायक की मात्रा कम इधर से उधर की ओर जाएगी, ठीक है। और जब कम जाएगा, स्लोली जाएगा, कम मात्रा में जाएगा, तो हमको प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर को क्या हो गया कि प्रेशर वो कम हो गया, कम ही प्रेशर पर ये प्रवाह रुक जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया वॉल्यूम के बढ़ाने से, ठीक है। और मोल के बढ़ाने से तो ये बढ़ेगा ही, क्योंकि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये चीज़ समझ में आ गया, बताओ। तो इसीलिए मैं ये इक्वेशनल तो है ही, लेकिन मैं आप चाहता था कि मैं आपको थ्योरेटिकल समझा पाऊँ, तो ये मैंने आपको थ्योरी के अनुसार भी ये चीज़ को क्या कर दिया, समझा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल विलय वाले, इस यहाँ पर हमने n का वैल्यू क्या रख दिया है, 1 रख दिया है, 1 मोल मान लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक चीज़, एक पॉइंट लिख सकते हैं। वो पॉइंट क्या लिख सकते हैं, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कचरा टाइप का लग रहा होगा, तो इसको हम यहाँ से अलविदा कर देते हैं। जो बेसिक समझाना था वो आपको समझ में आ गया। देखिए, तो यहाँ पर देखना है क्या होगा कि यानी कि 1 मोल विलय वाले विलयन, है ना, हम बोल सकते हैं कि 1 मोल विलय वाले, 1 मोल विलय वाले विलयन, है ना। हमने क्या कर दिया है, 1 मोल को फिक्स कर दिया है, तब हमारे पास ये इक्वेशन आया है। तो 1 मोल विलय वाले विलयन का परासरणी दाब, विलयन का परासरणी दाब, विलयन का परासरणी दाब क्या है, विलयन का परासरणी दाब विलयन के आयतन का, विलयन के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है, क्रमानुपाती है। समझ में आ गया ये बात। चलिए, तो 1 मोल विलय वाले, 1 मोल रखा हमने, तो 1 मोल विलय वाले विलयन का परासरणी दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से आप देख रहे हैं, और इसको मैंने थ्योरेटिकली भी आपको समझाया है ना। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए, तो ये हो गया सांद्रता पर किस तरह से निर्भर हो रहा है, सांद्रता पर, है ना। तो सांद्रता पर बिल्कुल निर्भर कर रहा है। अगर सांद्रता को बराबर कर दे तो परासरण रुक जाएगा, परासरण रुक जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सांद्रता में जितना ज़्यादा, 2 विलयन की सांद्रता में जितना कम अंतर होगा तो परासरण क्या होगा। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि दो विलयन के सांद्रता में अंतर कम हो जाए तो क्या होगा कि परासरणी दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर बराबर हो जाए तो रुक ही जाएगा। अगर कम हो गया, 2 विलयन के सांद्रता अगर जो है कम हो गया, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के लगभग बराबर हो गया, तो परासरणी दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो 2 विलयन के सांद्रता में अंतर कम होगा तो परासरणी दाब कम होगा। 2 विलयन की सांद्रता में अंतर ज़्यादा होगा तो परासरणी दाब भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम वही कर रहे थे कि विलयन के सांद्रता के अंतर को कम कर रहे थे वॉल्यूम को मिलाकर। तो सांद्रता कम कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, सांद्रता कम कर रहे थे। तो सांद्रता कम कैसे करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाकर करेंगे, पानी मिलाकर। तो वॉल्यूम को बढ़ाकर सांद्रता को कम किए तो परासरणी दाब क्या हो गया, घट गया। वही तो बता रहा है कि पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। अगर a बराबर b हो जाता, a बराबर b हो जाता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है परासरणी दाब का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। समझ में आ रहा है। और a अगर क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता, छोड़िए हटाइए ये सब चीज़ को, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी तरीके से इसको आप समझ लीजिए, है ना, कि किस तरह से v पर निर्भर करता है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया सांद्रता पर किस तरह से निर्भर करता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तापमान की बात करते हैं ना। तापमान पर ये किस तरह से निर्भर करता है। देखिए, तापमान का क्या प्रभाव है, तो तापमान का भी सेम ही प्रभाव है। किस पर, परासरणी दाब पर। टेम्परेचर, तापमान यहाँ हम लोग केल्विन में ले रहे हैं, किसमें, केल्विन में। तो तापमान यदि बढ़ेगा तो परासरणी दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परासरणी दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाने से हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो जो अणु है उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और जब गतिक ऊर्जा बढ़ जाएगा, मोशन करने लगेगा उसके सारे अणु बहुत तेज़ी से, तो वो बहुत तेज़ी से क्या होना शुरू कर देंगे, एक जगह से दूसरी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना शुरू कर देंगे।
टेम्परेचर बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा अणु का, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो वो बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करने लगेंगे, तो वो बड़ी तेज़ी से क्या करने लगेंगे, एक विलयन से दूसरी विलयन की ओर मूव करने लगेंगे। तो बड़ी तेज़ी से एक विलयन से दूसरी विलयन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भी बड़ी तेज़ी से हमको क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा और ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से परासरणी दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए ये आपने देखा। और एक चीज़ और हम लोग देख के आए हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये भी देख के आए हैं, वहाँ से आए ना देख के, तो वहाँ से हम लोग वो भी देख कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, इस दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें, इसको अगर हम हटाते हैं तो बराबर करते हैं, तो हमें एक क्या चाहिए, हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो ये कांस्टेंट हमारा क्या है, आर है। ठीक है, आर। तो आर हमारा यहाँ पर क्या है, तो आर हमारा यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। क्या चीज़ है, गैस कांस्टेंट। समझ में आ रही है ये बात। पाई इज इक्वल टू आर सी टी, जहाँ पर आर क्या चीज़ है हमारा, तो ये एक गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो पाई इज इक्वल टू आर, सी के जगह पे हम लोगों को वहाँ क्या मिला था, n/v मिला था, ये मोलरता था, मोलरिटी थी, और ये मोल की संख्या, और नीचे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n/v, किसकी जगह पर, सी के जगह पर। v को हम इधर कर दे तो ये पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT। आप अब बोलेंगे कि v को इधर क्यों किए, तो देखिए सिंपल सी बात है, v को इधर क्यों किए, एक इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, 11th क्लास में ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि पाई v इज इक्वल टू PV, पाई इज इक्वल टू PV। यहाँ पर P क्या था, प्रेशर था, यहाँ पर भी ये क्या चीज़ है, प्रेशर ही है, इसीलिए इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए ये किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, पाई v इज इक्वल टू n क्या है, विलय की मोल की संख्या है। तो मोल का परिभाषा हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मोल का परिभाषा क्या होता है कि ऊपर में जो है भार और नीचे में आणविक भार। तो विलय का भार को W मान लेते हैं और आणविक भार को M मान लेते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन भी तैयार हो जाएगा। W क्या है, विलय के, W है हमारा विलय का भार और m है विलय का आणविक भार। तो यहाँ से विलय का आणविक भार भी हम निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू पाई v को इधर भेजिए तो WRT अपॉन पाई v। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी जो है ये बात है, एकदम बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि तापमान पर जो है किस तरह से निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ देखे, क्या देखे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड पाई इज इक्वल टू क्या चीज़, CRCT। ये तीन चीज़ क्लियर कर लेनी है आपको, ठीक है ना, सबको मिला के। तो ये तापमान का प्रभाव है। तो तापमान के बढ़ने से परासरणी दाब बढ़ जाएंगे, क्योंकि अणु में हलचल बढ़ जाएगा, वो जल्दी से एक जगह से दूसरी तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो हमें जल्दी से दाब लगाना पड़ेगा, मतलब दाब को बढ़ाना पड़ेगा, तो परासरणी दाब बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम के बढ़ाने से परासरणी दाब घट जाएगा, और मोल की संख्या बढ़ाने से परासरणी दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो तीन चीज़ देखिए, 3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि n का वैल्यू यदि बढ़ता है, मोल की संख्या बढ़ती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरी बात आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर पाई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी बात याद रखनी है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो पाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता है तो पाई का मान कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं कि हम सांद्रता को बराबर कर रहे हैं, और जैसे जैसे सांद्रता बराबर होती जाएगी तो पाई का मान यानी परासरणी दाब भी कम होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। तो चलिए, इस क्लास में आपको जो मैंने आज बताया है वो आपको परासरण एवं परासरणी दाब के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में, ठीक है, वो भी भान हॉफ फैक्टर के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी फ्री में अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई कर सके।